वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने देखा था हर्षवर्धन ने कैसे अपनी डोमिनेंस दिखाई, है ना। नॉर्थ में तो उसने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था, लेकिन साउथ में उसे नर्मदा नदी पे पकड़ लिया किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। और पुलकेशन द्वितीय ने उसे युद्ध में हरा भी दिया। ठीक है, हर्षवर्धन को उसे क्या बोला जाता है? नर्मदा नदी का युद्ध भी बोला जाता है ना। और आज हम देखेंगे कि हर्षवर्धन की जैसे ही डिक्लाइन हुआ वैसे ही नॉर्थ और साउथ में क्या सिचुएशन बनती है ना। तो देखते हैं क्या होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किसके बीच में? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे? पश्चिम भारत यानी कि गुजरात और पश्चिम राजस्थान वाले हिस्से में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। पाल वंश कहाँ थे? बंगाल में। राष्ट्रकूट कहाँ थे? दक्षिण में, है ना। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। इन तीनों के बीच में कैसा रहता है? इन तीनों के बीच में युद्ध रहता है। 200 वर्षों तक क्या चलता है? 200 ईयर्स तक क्या चलता है? इन तीनों के बीच में युद्ध चलता है। ठीक है सर, है ना। गुर्जर प्रतिहार, पाल, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में कितने वर्षों तक युद्ध चलता है? तो 200 वर्षों तक युद्ध चलता है। अब युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण ये था कन्नौज का महत्व, है ना। यानी कि जो कन्नौज पे डोमिनेंस अपनी दिखा लेगा, कन्नौज को कैप्चर कर लेगा, वो उत्तर भारत पे क्या कर सकता है? राज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये तीनों आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो बोलेंगे सर बिल्कुल लड़ेंगे ये तीनों आपस में, है ना। और दूसरा रीजन क्या था? गंगा यमुना दोआब, है ना। तो ये बड़ी ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, है ना। तो ये भी कारण था और कन्नौज भी कारण था। ठीक है, तो 200 वर्षों तक क्या रहता है? संघर्ष रहता है किसके बीच में? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और कौन जीतता है एंड में? जीत किसकी होती है? गुर्जर प्रतिहार की जीत हो जाती है एंड में। ठीक है सर, तो आइए अब इन वंशों को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में, है ना। ओवरव्यू तो हमने ले लिया। तो वही बताया मैंने, नॉर्थ में किसकी डोमिनेंस थी? नॉर्थ में कौन थे? नॉर्थ में थे गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये दो डायनेस्टी थी। जबकि जबकि साउथ में हमें क्या देखने को मिला? साउथ में हमें राष्ट्रकूट और चोल वंश देखने को मिलते हैं। लेकिन जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किसके बीच में था? वो किसके बीच में था? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, वो किसके बीच में था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चोल नहीं थे उसमें। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में चोल नहीं थे। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे, जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो हमें इसके फाउंडर की बात करेंगे, हम इसके इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करेंगे और किस राजा ने क्या काम करवाए उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? हरिश्चंद्र। ठीक है सर, अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं, अगर अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो कहाँ पे है? गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें ऊपर ही पता चल गई, है ना। तो प्रतिहारों के अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो क्या थे? श्री राम के अनुज, है ना, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो किसका वंशज बताया गया इन्हें? लक्ष्मण जी का क्या बताया गया इन्हें? वंशज बताया गया है। किसको? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण जी का क्या बताया गया? वंशज बताया गया है। ठीक है सर, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, कि ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने, है ना। पर लिखवाया किसके द्वारा था? पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। ठीक है सर, सर्वप्रथम गुर्जर जाति का क्या उल्लेख हुआ था? ठीक है सर, ये बात भी हमें पता चल गई। आगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट किंग देख लेते हैं ना। तो नागभट्ट प्रथम अरबों से लोहा लिया और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अरबों से क्या लिया था इन्होंने? लोहा लिया था और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है सर, यह बात भी पता चल गई। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेशों का नाशक बताया गया है। मलेशों मतलब अरबों। ठीक है, अरबों। तो ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेशिया यानी कि अरबों का क्या बताया गया है? नाशक बताया गया है। ठीक है सर, अब अगला आता है बतस राज। ये बड़ा 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट हो जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पुट होता है? इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाएगा किसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? बतस राज के समय में। ठीक है, बतस राज का युद्ध किसके समय में किसके किसके साथ होता है? ध्रुव। कौन था? राष्ट्रकूट शासक। अब मैंने बोला ये तीनों आपस में लड़ते ही रहेंगे, है ना, और बड़ा ज़्यादा खून खराब होगा 200 वर्षों तक। और ये क्या होंगे? इनकी पावर्स भी बड़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा? फॉरेनर्स को मौका मिल जाएगा भारत में राज करने का, अपना डोमिनेंस दिखाने का। ठीक है, तो बतस्य राज, है ना, बतस राज, है ना, बतस राज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार से हैं वर्सेस ध्रुव। ध्रुव कहाँ से है? राष्ट्रकूट शासक हैं। और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, कौन जीता है? ध्रुव जीत जाता है। ठीक है, और बतस राज हार जाता है। ठीक है सर, अब उसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। और किसने लिखी थी वो? बालदित्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी वो? बालदित्य ने लिखी थी। ठीक है सर, तो उसके बाद क्या होता है? नागभट्ट द्वितीय वर्सेस धर्मपाल, है ना। धर्मपाल के बीच में युद्ध होता है।
नागवर द्वितीय वर्सेस धर्मपाल के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, और कौन जीत जाता है उसमें, कौन जीतता है उसमें, नागवर द्वितीय क्या करता है, जीत जाता है। नागवर द्वितीय क्या करता है, उस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई। अब उसके बाद नागवर द्वितीय वर्सेस चक्रा युद्ध, है ना, नागवर द्वितीय वर्सेस चक्रा युद्ध, जो कन्नौज का राजा था उसके बीच में युद्ध होता है। कौन जीतता है, नागवर द्वितीय जीत जाता है ना। डोमिनेंस कहाँ दिखाना चाहते थे, ये कन्नौज में दिखाना चाहते थे। कैप्चर किसको करना चाहते थे, कन्नौज को ही करना चाहते थे। ठीक है सर। अब उसके बाद आता है मिहिर भोज प्रतिहार, यानी कि कल्हण तथा अरबी यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके काल की जानकारी मिलती है, किसके काल के बारे में, मिहिर भोज प्रतिहार, है ना, मिहिर भोज प्रतिहार के शासनकाल के बारे में किससे जानकारी मिलती है, कल्हण तथा अरबी यात्री सुलेमान के विवरणों से। ठीक है सर। अब कैपिटल कहाँ रखी थी इसने, मिहिर भोज प्रतिहार ने कैपिटल कहाँ रखी थी, कन्नौज में रखी थी। किसका भगत था ये, विष्णु भगत था। टाइटल कौन सी ली थी इसने, तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी, आदि बराह की उपाधि किसने ली थी, तो मिहिर भोज प्रतिहार ने किसकी उपाधि ली थी, आदि बराह की उपाधि ली थी। और किसकी ली थी, प्रभास की। ठीक है सर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कॉइन्स आदि बराह नामक सिक्के किसने चलाए थे, तो किसने चलाए थे, मिहिर भोज प्रतिहार ने क्या चलाए थे, आदि बराह नामक कॉइन्स चलाए थे। ओके सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई, है ना। फिर आता है महेंद्र पाल प्रतिहार। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करता था। कौन निवास करता था, राजशेखर निवास करता था। ठीक है। और देखिए कौन कौन से रचनाएं हुई हैं इसके समय में। ठीक है, कपूर मंजरी, ठीक है, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरबिलास आदि जैसे प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी, राजशेखर ने। किसकी रचना की थी, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरबिलास आदि जैसे प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। किसने, राजशेखर ने। किसके दरबार में था ये, किसके दरबार में था ये, महेंद्र पाल प्रतिहार के दरबार में था। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। तो राजशेखर की अगर रचनाओं की बात करें तो याद रहेंगी, कौन कौन सी थी, कपूर मंजरी, ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरबिलास। ठीक है सर। आगे महीपाल प्रथम, है ना, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, बगदाद निवासी अल मसूदी क्या हुआ था, गुजरात आया था। किसके समय में आया था, महीपाल प्रथम के समय में। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार तो यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में देख ली। अब हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश कहाँ पे था, तो लोकेशन मैंने पहले बता दी, बंगाल में, है ना, बंगाल में। और गोंड नरेश शशांक याद है, पिछली वीडियो में बताया था। शशांक कौन था, जो गोंड वंश का तो राजा तो था ही, ठीक है। फिर उसकी डोमिनेंस हमें देखने को मिली। उसने किसको हराया था, हर्षवर्धन के भाई और हर्षवर्धन के बहनोई दोनों का ही उसने वध किया था, यानी कि दोनों की उसने हरा दिया था। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया था, उसे हरा दिया था, परंतु उस समय वो कहाँ पे था, शशांक कन्नौज में था, है ना। ठीक है सर। तो गोंड ने शशांक की मृत्यु के बाद एक शताब्दी तक बंगाल में अव्यवस्था की स्थिति कायम रही। ठीक है, क्योंकि शशांक एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजा था, है ना, बंगाल में उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रखे थे, है ना। परंतु जब एक डोमिनेंस वाला राजा जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे अव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है सर। अब अशांति प्लस अव्यवस्था देखने को मिली, तो फिर उसके बाद क्या किया, वहाँ पे लोगों ने गोपाल नामक एक सेना नायक को क्या किया, अपना राजा बना दिया। ठीक है, गोपाल नामक सेना नायक को क्या किया, अपना राजा बना दिया। उन्होंने देखा कि यार इस सेना नायक में क्या अच्छे गुण हैं, ये हमारा राजा बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, गोपाल वंश का फाउंडर कौन रहा है, गोपाल रहा है। ठीक है सर। और ये किसका अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने अंतरीपुरी बौद्ध मठ का क्या किया था, निर्माण किया। ठीक है सर। अब उसके बाद हम देखते हैं धर्मपाल। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, सोढल, है ना। सोढल कौन था, एक गुजराती कवि था। इसने क्या बोला, धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको मिली उत्तरापद स्वामी की उपाधि, तो धर्मपाल को। ठीक है, किसने दी थी, सोढल। वो कौन था, गुजराती कवि। अब इसकी टाइटल की बात करें, धर्मपाल की टाइटल की बात करें तो कौन सी टाइटल है इसकी, परम सौगात। कौन सी टाइटल है इसकी, परम सौगात। ठीक है सर, परम सौगात की टाइटल है इसकी। ठीक है, तो धर्मपाल बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, भागलपुर बिहार। ठीक है सर। और सोमपुर बिहार, ये कहाँ पे, आज की बात करें, ये वर्तमान की बात करें तो कहाँ पे पड़ता है, ये बांग्लादेश में। ठीक है सर।
अब इसके बाद कौन आया? देवपाल आया। देवपाल की कैपिटल कहाँ थी? मुंगेर। ठीक है। अब बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। किसके समय में? देवपाल के समय में। ठीक है। देवपाल के समय में कौन आया? अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। और इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? देवपाल को। देवपाल को क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक भी इसको बोला जाता है। इसने भी कौन सी टाइटल ली थी? इसने भी परम सौगात की टाइटल ली थी। ओके सर, इतनी बात भी क्लियर होगी, है ना। उसके बाद महिपाल प्रथम, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। ठीक है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है? तो वो है महिपाल प्रथम। ठीक है। महिपाल प्रथम वर्सेस राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन है? चोल शासक। अब चोल वर्सेस किसके बीच में युद्ध होता है? महिपाल प्रथम के बीच में युद्ध होता है। और कौन हार जाता है? महिपाल प्रथम हार जाता है और राजेंद्र प्रथम कौन होता है? जीत जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर आता है महिपाल द्वितीय। बंगाल में अव्यवस्था एवं अशांति क्या होगी थी? कायम होगी थी। तो महिपाल द्वितीय के समय में क्या हुई? बंगाल में अव्यवस्था और अशांति कायम होगी थी। जैसे जैसे हमने देखा ऊपर शशांक के बाद क्या होगी थी? बंगाल में क्या होगी थी? अव्यवस्था और अशांति होगी थी। वैसे ही महिपाल द्वितीय जैसे ही राजा बना तो ये अच्छे से राज नहीं कर पाया, है ना। तो क्या हुआ? अव्यवस्था और अशांति क्या हुई? इसके समय में शुरुआत होगी इस चीज़ की। ठीक है। उसके बाद आता है रामपाल। ठीक है। रामपाल, संध्याकर नदी, है ना। संध्याकर नदी पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है? क्या लिखी थी इसने? संध्याकर नदी ने क्या लिखी थी? रामचरित की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है। संध्याकर नदी ने क्या की थी? रामचरित की रचना की थी। और रामचरित क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है। उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो रामपाल के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो पाल वंश का अंतिम शासक है मदन पाल। ठीक है। संध्याकर नदी ने क्या लिखी थी? रामचरित की रचना की, रामचरित पुस्तक लिखी। और उसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है? तो रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और पाल वंश का अंतिम शासक की बात करें तो कौन है वो है मदन पाल। ओके सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। ठीक है। कैपिटल कहाँ रखी थी इसने? मान्यखेत में रखी थी। कहाँ रखी थी? मान्यखेत में। ठीक है सर। तो दंती दुर्ग ने क्या किया? ठीक है, उज्जैन को जीता। ठीक है। और हिरण गर्भधान नामक यज्ञ कराया। हिरण गर्भधान नामक यज्ञ का मतलब है कि ये क्या था? गैर क्षत्रिय था, यानी कि क्षत्रिय नहीं था ये। तो इसने खुद को क्षत्रिय करने के लिए क्या किया था? हिरण गर्भधान नामक यज्ञ करवाया था। और कौन सा यज्ञ करवाया था? तुला पुरुष दान नामक यज्ञ करवाया। और कौन सा यज्ञ कराया? तुला पुरुष दान नामक यज्ञ करवाया। ठीक है सर। तुला पुरुष दान नामक यज्ञ का मतलब है एक तरफ राजा बैठेगा और दूसरी तरफ क्या रखा जाएगा? सोना चांदी रख जाएगा। जब तक सोना चांदी राजा के वेट से मैच नहीं हो जाता तब तक सोना चांदी वहां पे रखा जाएगा। ठीक है। और क्या करेगा फिर दंती दुर्ग उतना ही सोना क्या कर देगा? दान कर देगा। क्या कर देगा? दान कर देगा। ठीक है सर। टाइटल्स की बात करें इसकी, दंती दुर्ग के टाइटल्स की बात करें तो कौन सी है? पृथ्वी बल्लभ। कौन सी है? पृथ्वी बल्लभ। महाराजा धीराज। ठीक है। और कौन सी है? परमेश्वर। ओके सर, टाइटल्स भी पता चल गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा की बात करें तो कृष्ण प्रथम, है ना। इसने क्या किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। और ये कौन सी शैली का था? तो ये द्रविड़ शैली का था। ठीक है। शैली भी याद रखनी है। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। और कौन सी शैली का था? द्रविड़ शैली का था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ध्रुव धारा वर्ष। ठीक है। ध्रुव ने कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रथम चरण में भाग लिया था। ठीक है। ध्रुव ने क्या किया था? ध्रुव किसका था? राष्ट्रकूट राजा है। ठीक है। राष्ट्रकूट राजा है। इसने क्या किया था? ध्रुव ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में भाग लिया था। इसने क्या किया? प्रतिहार हमने पढ़ा है बतस राज, है ना। बतस राज ने क्या किया था? सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया? शुरुआत की थी, है ना। तो इसने क्या किया? वतसराज को हराया। फिर पाल राजा धर्मपाल को भी क्या कर दिया? इसने हरा दिया। किसको हराया इसने? प्रतिहार कौन सा राजा? वतसराज को हराया। फिर पाल का कौन सा राजा? धर्मपाल को हराया। किसने? ध्रुव धारा वर्ष ने। ओके सर, इतनी बात भी पता चल गई। ठीक है। गोविंद थर्ड, इसकी तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसके काल में घोड़े कहाँ से लेकर कहाँ तक चलते थे? स्वतंत्र घूमते थे। तो हिमालय से कन्याकुमारी तक क्या करते थे? स्वतंत्र घूमते थे इसके काल में घोड़े। यानी कि गोविंद थर्ड की हमें डोमिनेंस देखने को मिलती है ना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है अमोघ वर्ष। ठीक है। ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है। विद्या और कला का महान संरक्षण इसे बोला जाता था। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। किसकी रचना की थी? कवि राजमार्ग। ठीक है। ठीक है। कौन सी भाषा थी? कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की कौन सी भाषा थी? कन्नड़ भाषा थी। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता चल गई। और किसकी रचना की? रतन मालिका। और ये कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है।
ठीक है सर, इतनी बात भी हमें पता चल गई है ना। कवि राजमार्ग कौन सी भाषा में है? तो कवि राजमार्ग कौन सी भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। जबकि रतन मालिका कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो इसके 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 अगर टाइम में देखें तो जैन धर्म का उपासक जिनसेन, ठीक है, विद्वान का निवास था। ठीक है, इसके इसके तुम बोलो कि इसके टाइम पीरियड में किसका निवास था? तो किसका निवास था? किसका निवास था? जिनसेन नामक विद्वान का निवास था, जो जैन धर्म का था। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी रहा होगा। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब बात है कृष्ण द्वितीय, है ना। अगला राजा कौन है? कृष्ण द्वितीय। तो कृष्ण द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? चोल शासक आदित्य प्रथम से किया था। ठीक है, कृष्ण द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो चोल शासक आदित्य प्रथम से किया था। ठीक है सर। अब कृष्ण तृतीय की अगर हम बात करें तो तोलकम का युद्ध, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, तो तोलकम का युद्ध कृष्ण तृतीय, ठीक है, कृष्ण तृतीय की हम बात कर रहे हैं, अगले राजा की, है ना। तो तोलकम का युद्ध हुआ था कृष्ण तृतीय वर्सेस प्रांतक प्रथम, है ना, चोल वंश का राजा था। तो कौन जीतता है? कृष्ण तृतीय क्या करता है? इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, और प्रांतक प्रथम जो चोल वंश का राजा होता है वो इस युद्ध को हार जाता है। ठीक है सर। और कर्क द्वितीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ये बात भी हमें पता चल गई। अब हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन है? विजयालय। कैपिटल क्या है इसकी? तंजौर। टाइटल कौन सी ली थी इसने? नरकेसरी की इसने उपाधि ली थी। ठीक है, विजयालय के बारे में हमें इतना ही याद रखना है कि संस्थापक कौन है चोल वंश का? विजयालय। कैपिटल क्या है इसकी? तंजौर। टाइटल क्या ली थी इसने? नरकेसरी की ली थी। ठीक है, अगर हम प्रांतक प्रथम की बात करें, ठीक है, अगला राजा है प्रांतक प्रथम। ठीक है, तो राजसिंह द्वितीय जो पांड्य शासक था वर्सेस प्रांतक प्रथम, कौन जीता है? प्रांतक प्रथम जीत जाता है। ठीक है, और ये क्या कर लेता है? मुद्रा पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और टाइटल कौन सी लेता है? मुद्रे कौंड। कौंड का मतलब होता है विजेता, यानी इसने किसको जीता? मुद्रा को जीता, मुद्रे को जीता, है ना। ठीक है सर। बेलाल का युद्ध, बेलाल का युद्ध किसके बीच होता है? प्रांतक प्रथम वर्सेस कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, और प्रांतक प्रथम क्या करता है? इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, प्रांतक प्रथम वर्सेस कृष्ण द्वितीय के बीच में कौन सा युद्ध होता है? बेलाल का युद्ध होता है, और प्रांतक प्रथम इस युद्ध को जीत जाता है। और कौन सी टाइटल लेता है? वीर चोल की टाइटल लेते हैं। ठीक है सर। फिर आता है तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध किसके बीच होता है? कृष्ण तृतीय वर्सेस प्रांतक प्रथम, और कृष्ण तृतीय इस युद्ध को क्या करता है? जीत जाता है। ठीक है, और प्रांतक प्रथम इस युद्ध को क्या करता है? हार जाता है। कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध। अभी ऊपर भी देखा था हमने, है ना। उत्तम चोल, चोलों के प्राचीनतम सिक्के इसी के शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे। किसके शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे? कृष्ण तृतीय के शासनकाल में प्रांतक प्रथम के शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे। उत्तम चोल के सिक्के किसके शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे? तो प्रांतक प्रथम के शासनकाल में स्टार्ट किए गए थे। अब उसके बाद आता है राजराज प्रथम। ठीक है, ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, तो इसने कौन सी टाइटल ली थी? ममुड़ी, है ना, ममुड़ी चोल की उपाधि ली इसने, जय गोंड की उपाधि ली इसने, सिंहल कोंड की उपाधि ली इसने। ठीक है सर। अब प्रांतक सेकंड का पुत्र अरिमौलिक वर्मन, है ना, प्रांतक सेकंड का पुत्र का नाम क्या? अरिमौलिक वर्मन। ठीक है, टाइटल कौन सी लेता है? ये राजा की टाइटल लेता है ये, है ना, राजाओं का राजा। ठीक है सर। तो ये जो राजराज प्रथम देख रहे हैं, इसका असली नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है इसका? अगर इसका मैं बोलूँ वास्तविक नाम क्या है इसका? अरिमौलिक वर्मन। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या है? अरिमौलिक वर्मन। परंतु ये जो अपने पद पे बैठा तो किस में बैठा? किस नाम से बैठा? ये राजराज प्रथम के नाम से बैठा। ठीक है सर। तो राजराज प्रथम वर्सेस अमर भुंजक जो पांड्य शासक था उसके बीच में युद्ध होता है, और कौन जीतता है? राजराज प्रथम जीत जाता है। ठीक है, अब इसकी डोमिनेंस देखना कितनी ज़्यादा है। इसने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया। ठीक है, और श्रीलंका को भी इसने आधे से ज़्यादा क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। राजराज प्रथम ने कलिंग पर भी क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। देख रहे हो इसकी कितनी ज़्यादा डोमिनेंस है। राजराज प्रथम ने भगवान शिव का क्या था? भगत था। क्या था? भगवान शिव का क्या था? भगत था। तो इसमें के टेम्पल्स भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो किसने बनवाया, है ना। ब्रजेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। ब्रजेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम ने बनवाया। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, तो उड़ीसा के कलिंग शासक को हराया एवं बंगाल के शासक धर्मपाल तथा पूर्वी बंगाल के गोविंद चंद्र को हराकर चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, उड़ीसा के कलिंग शासक को हराया एवं बंगाल के शासक धर्मपाल तथा पूर्वी बंगाल के गोविंद चंद्र को हराकर चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, अब राजेंद्र प्रथम की डोमिनेंस देखना, इसने तो पूरे श्रीलंका को ही कैप्चर कर लिया था। टाइटल कौन सी ली थी इसने? गंगई कोंड की। ठीक है, टाइटल कौन सी ली थी इसने? गंगई कोंड की क्या ली थी इसने? उपाधि ली थी। और गंगई कोंड चोरपुलम, ठीक है, गंगई कोंड चोरपुलम नामक शहर की क्या की थी इसने?
शहर की स्थापना कर उसे क्या कर दिया इसने, राजधानी बनाया था। ठीक है, गंगई, कोंड, चोल, पूरम क्या किया था इसने, नामक नगर की स्थापना की और उसे क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक है सर। तो अब महेंद्र पंचम वर्सेस राजेंद्र प्रथम के बीच युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, महेंद्र पंचम वर्सेस राजेंद्र प्रथम के बीच युद्ध देखने को मिलता है और सिंहल द्वीप पर क्या कर लिया था इसने, उसके बाद कब्जा कर लिया था। किसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो सिंहल द्वीप के ऊपर भी इसने कब्जा कर लिया था, यानी कि इसने ऑलमोस्ट सारी श्रीलंका को क्या कर लिया था, इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने बेंगी के चालुक्य को भी जीत लिया। क्या कर लिया इसने, राजेंद्र प्रथम ने बेंगी के चालुक्य को भी जीत लिया था। ठीक है सर। तो सर इतना ज़्यादा डोमिनेंस थी तो इसको कोई नाम दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिया जाएगा। तो स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का क्या बोला था, नेपोलियन बोला था। तो स्मिथ ने, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, स्मिथ ने राजेंद्र फर्स्ट को क्या बोला, राजेंद्र फर्स्ट को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें राजा धीराज प्रथम की, ठीक है, तो कोपम है ना, कोपम का युद्ध देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, राजा धीराज वर्सेस सोमेश्वर प्रथम, और राजा धीराज ने क्या कर दिया, राजा धीराज क्या कर दिया था, इस युद्ध में मारा गया था। राजा धीराज क्या कर दिया, इस युद्ध में मारा गया था और सोमेश्वर प्रथम क्या हुआ था, इस युद्ध में जीत गया था। ठीक है सर। अब राजेंद्र द्वितीय है ना, फिर कौन आता है, राजेंद्र द्वितीय आता है। ठीक है सर। अब ये बदला लेगा कि नहीं लेगा, राजेंद्र प्रथम का बदला लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया था, कुंडल संगम, ठीक है, कुंडल संगम के युद्ध में क्या किया था, राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर प्रथम को क्या कर दिया, हरा दिया और राजेंद्र प्रथम क्या कर दिया, जीत गया था। और उसके बाद बी राजेंद्र है ना, इसने कौन सी टाइटल ली थी, तो महाराजा धीराज की क्या ली थी इसने, उपाधि ली थी। क्या कौन सी टाइटल ली थी, बी राजेंद्र ने महाराजा धीराज की क्या ली थी इसने, उपाधि ली थी। अगर हम बात करें उसके बाद कुलुंतुम प्रथम है ना, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि श्रीलंका इसके समय में क्या हो गया, आज़ाद हो गया। किसके समय में आज़ाद हो गया, कुलुंतुम प्रथम के समय में श्रीलंका क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो टाइटल कौन सी ली थी इसने, त्रिभुवन चक्रवर्तीन की टाइटल ली थी। कौन सी टाइटल ली थी इसने, त्रिभुवन चक्रवर्तीन की टाइटल ली थी कुलुंतुम प्रथम ने। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी तो बोले तो कौन था, राजेंद्र थर्ड। लास्ट शासक बोले हम चोला डायनेस्टी, कौन था, राजेंद्र थर्ड। अगर हम अधिकारी तंत्र की बात करें, अधिकारी तंत्र देखते हैं कैसा था। तो पेरुनंदम सर्वोच्च श्रेणी के कर्मचारी कौन होते थे, सर्वोच्च श्रेणी के कर्मचारी को क्या बोला जाता था, पेरुनंदम। निम्न श्रेणी के कर्मचारी को क्या बोला जाता था, शिरुनंदम। ठीक है, ओले कौन था, ओले किसको बोला जाता था, राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी। राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे, ओले बोलते थे। ठीक है सर। अब चोल साम्राज्य की बात करें तो उसमें 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो मंडलम कौन था, मंडलम टॉप था। ठीक है, प्रांत था, टॉप प्रांत किसको बोलते थे, मंडलम। और वहां पे कौन होते थे, राज्यपाल होते थे। ठीक है, फिर मंडलम को किस में विभाजित किया जाता था, बलनाडु में। बलनाडु को किस में विभाजित किया जाता था, नाडु यानी कि जिलों में। और अगर नाडु की बात करें तो नाडु यानी कि जिलों को किस में विभाजित किया जाता था, कुर्रम। और कुर्रम यानी कि गांव। तो कुर्रम किसको बोलते थे, गांव को बोलते थे। तो ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, तो कौन सी है, कुर्रम। ठीक है सर। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गोल्डन एरा बोलते हैं पंचायती राज, है ना। तो यानी कि चोल की अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो गोल्डन एरा बोलते हैं पंचायती राज का, चोला को। ठीक है सर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्या है, उर आम लोगों की सभा जो सभा होती थी वो ब्राह्मणों की संस्था होती थी, और नगरम क्या होती थी, व्यापारियों की सभा होती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, आम लोगों की सभा को क्या बोला जाता था, उर। ब्राह्मणों की संस्था को क्या बोला जाता था, सभा। और व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था, नगरम। ठीक है सर। चोलों के स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे, कलंजू या पोन कहलाते थे। तो चोलों के स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे, कलंजू या पोन कहलाते थे। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई, है ना। चोल काल में आय का प्रमुख साधन क्या होता था, तो भूमि कर होता था। क्या होता था, भूमि कर होता था। भूमि की माप की इकाई को क्या बोला जाता था, तो बेली बोला जाता था। भूमि की माप की इकाई को क्या बोला जाता था, तो बेली बोला जाता था। अब चोल काल के शिलालेखों के अनुसार भूमि को 5 प्रकारों में बांटा गया था। ठीक है, अब बेलन बगाई है ना, बेलन बगाई, ब्रह्मदे, शालाभोग, देवदान और पल्ली छंदम। ठीक है, तो ये थी 5 इकाइयाँ, है ना। ब्रह्मदेई मतलब ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, है ना। शालाभोग यानी कि स्कूलों को दान में दी जाने वाली भूमि। देवदान मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि। और पल्ली छंदम क्या है, जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि बेलन बगाई क्या था। ठीक है, किसको दान में दी जाती थी बेलन बगाई। ठीक है सर। तो चोल लेखों में वर्णित विभिन्न कर, है ना, चोल लेखों में वर्णित विभिन्न कर। अब देखते हैं कौन कौन से कर थे। तो कुंड में क्या बोलते थे, लगान कर कितना था, 1/3। अजीवक काशु क्या था, अजीवकों पर लगने वाला कर। ठीक है,
आयम क्या था? रासव कर, ठीक है सर। मरम जाडी क्या था? वृक्ष कर, वृक्षों पे भी कर लगते थे। मने इरे क्या था? गृह कर, यानी कि हाउस टैक्स। हाउस टैक्स उस टाइम पे भी लग रहा है, चोल डायनेस्टी में भी हाउस टैक्स लग रहा है, सोचो। समाज कैसा था? तो दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा एवं बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था, है ना। तो ये हमारा चोल भी खत्म हो गया, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।